गुड आफ्टरनून एवरीवन। शशि खन्ना यूपीएससी चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। देखो, कल हमने जो हिस्ट्री के पीवाईक्यू किए थे उसमें 2025 के 2022 के पीवाईक्यू थे। उसमें एक पहला ही जो क्वेश्चन था 1919 का अधिनियम, उसको मैंने एक्सप्लेन अच्छे से किया था, लेकिन उसका जो आंसर है वो लगाते टाइम आपको थोड़ा देख लेना है। उसका आंसर जो है वो डी नहीं होगा। उसमें जो एक्सप्लेन तो अच्छे से किया था, लेकिन उसको दो को एलिमिनेशन किया था, तो आप एक बार देखना चाहिए, उसकी पीपीटी में आंसर सही है। ठीक है, तो आज हम पॉलिटी का पीवाईक्यू शुरू करते हैं। और ये देखो, इसका पीवाई को शुरू करते समय हमको बेयर एक्ट के आधार पर इसका एनालिसिस करेंगे। अब ये जो क्वेश्चन है ये कहाँ से आए हैं, जैसे हम पहले क्वेश्चन देखेंगे फिर इसका सोर्स देखेंगे। तो आप कहते हैं ना क्वेश्चन जो है वो कहाँ से आते हैं, लक्ष्मीकांत से भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन और लक्ष्मीकांत जो एग्जामिनर के पास में लक्ष्मीकांत नहीं होती है, उनके पास में शायद बेयर एक्ट को आधार बनाकर क्वेश्चन सेट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो, ये अध्यादेश का क्वेश्चन है, ऑर्डिनेंस का क्वेश्चन है। और जब भी अपन पॉलिटी में पढ़ते हैं तो ऐसा पढ़ते हैं ना कि ऑर्डिनेंस जो होता है वो जो है विधायिका के जो कानून है उसके समतुल होता है। तो यहाँ आपको याद रखना है कि जो विधाय ऑर्डिनेंस होता है, अध्यादेश होता है, वो जो विधायिका होती है उसके कानून के समतुल या समानांतर कार्य करता है। तो जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमारे मन में एक ये क्वेश्चन आना चाहिए कि अध्यादेश और कानून दोनों में क्या डिफरेंस है। तो जो काम कानून करता है वही काम अध्यादेश करता है। तो हम यदि हमको ये पता हो कि कानून क्या क्या कर सकता है और अध्यादेश क्या क्या कर सकता है, तो हम उसी आधार पर इसको आंसर निकालेंगे। देखो, पहला स्टेटमेंट है, अध्यादेश किसी केंद्रीय अधिनियम को संशोधित कर सकता है। बिल्कुल, कानून भी किसी अधिनियम को संशोधित कर सकता है और अध्यादेश कर सकता है। यहाँ तक भी जो अध्यादेश है वो किसी केंद्रीय अधिनियम को संशोधित ही नहीं कर सकता, उसको वो जो है निरस्त भी कर सकता है। अगर यहाँ पॉइंट होता निरस्त करना तो भी सही हो जाता। किसी अधिनियम को निरस्त करना तब भी वो सही आंसर था। किसी अधिनियम को कानून नया कानून बना सकता है तब भी वो सही सही था। तो ये लाइन बिल्कुल सही है। अध्यादेश किसी मूल अधिकार को न्यून कर सकता है। देखो, ये बहुत अच्छी लाइन है। मूल अधिकार जो फंडामेंटल राइट है उसको कम कर सकता है। अब आपको भी पता है कि आर्टिकल जो 13 है उसमें लिखा हुआ है, और हम बेयर एक्ट में भी देखेंगे लास्ट में, कि अध्यादेश जो है, यदि कोई भी है कानून या जो अध्यादेश है या कोई भी जो कानून है वो मूल अधिकारों को कम करता है तो वो क्या वो निरस्त हो जाता है। तो ये तो बिल्कुल गलत है कि अध्यादेश मूल अधिकारों को न्यून कर सकता है। और जब ये पता था कि दो आंसर गलत है इसमें, तो दो जहां जहां है वहां वहां उसको एलिमिनेशन करो, और तो आंसर आ गया हमारा 1 और 3। तीसरा स्टेटमेंट है, अध्यादेश किसी पिछली तारीख से प्रभावी हो सकता है। ये बिल्कुल सही है। देखो, अध्यादेश नहीं, कानून भी किसी पिछली तारीख से प्रभावी हो सकता है। यहाँ कानून और अध्यादेश में कोई ज्यादा अंतर नहीं था। अब देखो, इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। जैसे ये देखो, संसद के जो है विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। ये अध्यादेश का वही बल और वही प्रभाव होगा जो संसद के अधिनियमों का होता है, किंतु अधिनियमों का या एक्ट का या कानून का होता है। तो वो हमारी लाइन वहां से पकड़ रही थी। दूसरी है कि प्रत्येक अध्यादेश जो है संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा, और संसद की समवेत होने से 6 सप्ताह की समाप्ति पर या उस अवधि की समाप्ति से पहले दोनों सदन या उसके अनुमोदन का संकल्प पारित कर देते हैं, तो इनमें से दूसरे संकल्प को पारित होने पर परिवर्तन में नहीं होगा। यहाँ हम जो आंसर देख रहे थे वो देखते हैं। यदि इस अनुच्छेद के अधीन अध्यादेश ऐसा कोई उपबंध करता है जिससे अधिनियम करने के लिए संसद इस संविधान के अधीन सक्षम नहीं है, तो वह अध्यादेश शून्य होगा। और वही लाइन देखो एग्जाम में थी, ये जो सेकंड लाइन थी वो यही थी, अध्यादेश किसी मूल अधिकार को न्यून कर सकता है। तो उसमें लाइन थी ना कि वो शून्य हो जाएगा आर्टिकल 13 के तहत। तो ये लाइन तो आर्टिकल 13 से बिल्कुल मिलती जुलती है। तो ये आंसर की जो दूसरा स्टेटमेंट है, ये कथन जो है ये गलत है, और उसी से ही आंसर निकल रहा है। यहाँ आपको एक अलग से फैक्ट याद रखना है कि जो अध्यादेश होता है, अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि अध्यादेश जो होता है उसकी अधिकतम आयु क्या होती है, तो ये याद रखना आपको, 6 महीने और 6 सप्ताह। ये आपको याद रखना है, एक एक्स्ट्रा जो है फैक्ट। 6 मंथ और 6 सप्ताह इसकी अधिकतम आयु होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ करवा रहा है, और नीचे है कितने युग्म सुमेलित हैं। देखो, क्वेश्चन को पहले क्वेश्चन पूछता है उसको ध्यान रखना है, और दूसरा ऑप्शन के पास का जो वो है उसको भी ध्यान रखना है। पहला है कि अरुणाचल प्रदेश एक किले से राजधानी का नाम पड़ा है और राज्य में 2 राष्ट्रीय उद्यान है।
जैसे कि हम जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, और ईटानगर ईटा प्लस नगर, वो जो है ईटानगर, ईंटों का नगर भी कहा जाता है उसको। तो ये बोल रहे हैं कि एक किले से राजधानी का नाम पड़ा है, तो वो बिल्कुल सही है कि ईंटों के किले होते थे। दूसरी है कि यदि जो हिस्ट्री के स्टूडेंट होते हैं, उनको यदि ये पढ़ा होगा किसी ने कि जो रामायण है, पुराण है, महाभारत है, उसमें भी आपने ईटानगर और अरुणाचल प्रदेश का नाम पढ़ा होगा। तो और दूसरा, राज्य में दो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, ये देखो, मूलिंग नेशनल पार्क और नामदफा जो नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है। ये तो पिछले पीवाईक्यू में पूछा हुआ है, तो ये लाइन तो बिल्कुल हमारे पिछला पीवाईक्यू से मिलती जुलती है। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, देखो बहुत सारी कोचिंगों ने आंसरों में ये इस लाइन को जो है, कुछ कोचिंग संस्थान इसको गलत मान रहे हैं, कुछ इसको सही मान रहे हैं। तो इसको इसको देखेंगे हमें कि ये वाकई में है क्या। और अगर ये लाइन गलत हो गई तो इसका आंसर सीधा सीधा केवल दो है, क्योंकि ये तीसरा स्टेटमेंट तो सही है, इसको भी अभी देखेंगे कैसे सही है। तो हम इसको देखते हैं, और फिर कुछ कोचिंग इसका आंसर तीनों सही बता रही है, कुछ दो बता रही है। तो मैं बताऊंगा कि इसका आंसर, रियल में आंसर इसका क्या सही होना चाहिए, लेकिन आपको मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, फिर उसको आपको ध्यान से देख के और आपको खुद को भी निष्कर्ष निकालना है कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे देखो, आंसर तो इस क्वेश्चन में बहुत डिस्प्यूटेड है कि इसका रियल में आंसर क्या है, लेकिन पहले अपन कॉन्सेप्ट चेक करते हैं। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। जैसे देखो, आंसर इसका सी भी हो सकता है और बी भी हो सकता है, लेकिन अब आपको मैं एक चीज बोल रहा हूँ, देखो जैसे हुआ क्या था कि जब नागालैंड का निर्माण हुआ था, तो मैं आपको, ये जो नागालैंड है, इसको देखो, एक ही साथ ही दो प्रोसेस, संसद में, पार्लियामेंट में एक ही साथ दो प्रस्ताव पास हुए थे। भारत सरकार ने 1962 में नागालैंड का जब निर्माण हुआ था, तो उस टाइम एक ही साथ दो प्रस्ताव पास किए थे। पहला प्रस्ताव तो ये था कि सामान्य बहुमत से, देखो अनुच्छेद 3 में क्या है, अनुच्छेद 3 संविधान का आर्टिकल 3, कि वो उसमें है कि सामान्य बहुमत से राज्य का निर्माण, सामान्य बहुमत से राज्य निर्माण। ठीक है, तो इस आधार पर जो है नागालैंड राज्य विधेयक 1962, एक प्रस्ताव तो ये लेके आए थे। ठीक है, दूसरा कि जो नागालैंड की जो कल्चर है, वहाँ की जो जनजाति हैं और वहाँ की जो धार्मिक प्रथाएं हैं, भूस्वामित्व से संबंधित जो प्रथाएं हैं, उनको लेकर के नागालैंड को एक विशेष राज्य का दर्जा भी दिया। यहीं से आपको एक पॉइंट और क्लियर करवा रहा हूँ मैं, कि जब भी किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि उसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर नागालैंड के लिए जो 13वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये लेके आए थे, 13वां संविधान संशोधन 1962 भी लेके आए थे। तो देखो, ये क्वेश्चन है नागालैंड के कॉन्सेप्ट पर, कि नागालैंड की जब इसका राज्य का निर्माण हो रहा था, तो एक ही साथ ही संसद ने दो प्रस्ताव लेके आए थे। पहला प्रस्ताव नागालैंड राज्य विधेयक 1962, जो कि आर्टिकल 3 के तहत सामान्य बहुमत से इसका निर्माण होता है। दूसरा, हमको ये भी करना था कि नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा देना है, और विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए 13वां संविधान संशोधन 1962 ये भी लेके आए थे। तो अब देखो, अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यह राज्य एक संविधान संशोधन अधिनियम के आधार पर अस्तित्व में आया था। कोचिंग संस्थान इसको आंसर को गलत क्यों बोल रहे हैं, कि वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर यह आना चाहिए कि इस राज्य का जो अस्तित्व है, वो राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था 1962 का, एक साथ ही दो जो, ये देखो, वो बोल रहे हैं कि ये लाइन होती तो सही रहता आंसर। अगर ये लाइन है तो क्या दिक्कत है, दोनों लाइन एक साथ ही आई थी। तो ये क्वेश्चन का आंसर देखो, अगर ये भी होती तब भी सही था, और ये लाइन भी होती तब भी सही था। तो ये आंसर था इसका। आप कॉन्सेप्ट को चेक करो, इसलिए ये लाइन है, बिल्कुल लाइन सही है इसकी। आपको याद रखना है कि नागालैंड का जो निर्माण हुआ था, वो एक ही साथ ही दो प्रोसेस पर हुआ था। एक तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम एक आया था 1962 का, और दूसरा जो था, वहां पर संविधान संशोधन के आधार पर वही अस्तित्व में आया था। ये बिल्कुल 100% लाइन सही है, और देखना यूपीएससी की में ये सही आ गया आंसर। तीसरा फैक्ट भी चेक करते हैं। देखो, तीसरा फैक्ट को मैं आपको फिर से एक चीज बता रहा हूँ। देखो,
राज्यों को जब वर्गीकरण पढ़ते हैं, राज्यों को वर्गीकरण पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं हम ए श्रेणी के राज्य, बी श्रेणी के राज्य, सी श्रेणी के राज्य और डी श्रेणी के राज्य। ये आपको वैसे भी याद रखने हैं, पता नहीं कहीं से फिर क्वेश्चन लिंक होकर आ जाए। ए श्रेणी के राज्य जो ब्रिटिश प्रांत के अधीन, जो ब्रिटिश प्रांत था, ब्रिटिश प्रांत के अधीन जो राज्य थे वो थे ए श्रेणी के अधीन। ब्रिटिश प्रांत के अधीन जो राज्य थे वो थे ए श्रेणी के अधीन। जबकि यहाँ पर क्या थे, बड़ी देशी रियासत है, बड़ी देशी रियासत, ये आपको याद रखना है। बड़ी देशी रियासत जैसे जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, ये जो थी ये थी बी श्रेणी के राज्यों में। सी श्रेणी के राज्यों में छोटी देशी रियासत, ये याद रखना है। यहाँ थी बड़ी देशी रियासत, ये थी छोटी देशी रियासत, छोटी छोटी देशी रियासत। कैसे याद रखना है उसको, जैसे अजमेर था, कोडगू था, बिलासपुर और साथ में त्रिपुरा भी यही था। और ये था अर्जित राज्य, अर्जित राज्य जैसे गोवा था और सिक्किम अर्जित राज्य, और इसमें एक और था अंडमान निकोबार। ये भी याद रखना आपको। यहाँ क्वेश्चन ये पूछा है कि जो त्रिपुरा था वो सी श्रेणी से था, तो अब देखते हैं। आरंभ में ये सी पार्ट का राज्य था, 1956 में राज्य पुनर्गठन पर इसको यूटी बना दिया और बाद में इसको पूर्ण राज्य बना दिया। ये लाइन बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सभी तीनों सही। लेकिन अब मान लो ये स्टेटमेंट को यूपीएससी क्या माने, तो इसका आंसर फिर, इसका आंसर ये भी हो सकता है कि उसके केवल दो ही कथन सही हैं। मेरे अनुसार तो इसका आंसर जो है वो ये ज़्यादा सही होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और है अंतर्राज्यीय प्रसिद्ध, राष्ट्रीय सुरक्षा प्रसिद्ध, क्षेत्रीय प्रसिद्ध। आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध है, संविधान का अनुच्छेद 263 में है। राष्ट्रीय सुरक्षा प्रसिद्ध ये 1998 या 99 में जब अटल बिहारी जी की सरकार थी तब इसका गठन किया गया था। और है क्षेत्रीय प्रसिद्ध, ये देखो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ये कार्यपालिका के आदेश से गठित हुई है। कार्यपालिका ने एक आदेश दिया और जो उस आदेश से इसका निर्माण हो गया। तभी भी हम पढ़ते हैं कार्यपालिका के आदेश से कोई किसी भी संस्था का निर्माण होता है तो वो जो संस्था होती है वो संविधानिक तो नहीं हुई। संविधानिक संस्था, ये पूछ रहा है कि संविधान के उपबंधों के अनुसार, संविधान के उपबंध में यदि संविधान के आर्टिकल में यदि कोई संस्था है तो वो उसका आंसर होगा। तो ये आंसर तो होगा ही नहीं इसका। क्षेत्रीय प्रसिद्ध आपको पता है, क्षेत्रीय प्रसिद्ध है वो 4 प्रकार की क्षेत्रीय प्रसिद्ध है। उत्तरी उत्तरी क्षेत्रीय प्रसिद्ध, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और ये है मध्य वाली, ये मध्य है। ये जो हैं ये चारों, इनका तो निर्माण राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत इसका निर्माण हुआ था। जबकि ये जो है नॉर्थ ईस्ट वाली है, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, नॉर्थ ईस्ट क्षेत्रीय काउंसिल है, इसका निर्माण जो है वो 1972 के अधिनियम के तहत हुआ था। और ये भी यूपीएससी ने 2024 में क्वेश्चन पूछा था। तो क्षेत्रीय प्रसिद्ध भी नहीं है, तो भारतीय संविधान के ऊपर कौन स्थापित हुआ है, तो इसका आंसर क्या हुआ, अंतर्राज्यीय प्रसिद्ध। तो इसका आंसर है केवल एक। ये देखो अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय प्रसिद्ध का जो है आर्टिकल, और सरकारी आयोग की सिफारिश पर इसको लेके आए थे। बाकी ये जो सूचना है ये वो इंपॉर्टेंट है, तो इनको पढ़ना है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद जो था 1999 में इसकी स्थापना हुई थी कार्यकारी आदेश से, कार्यपालिका से। ये विधिक निकाय है, विधिक निकाय जो एक्ट के तहत बनती है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 से ये हमने पढ़ी लिया। इनकी जो परिषद की अध्यक्षता होता है वो केंद्रीय गृह मंत्री करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि कतिपय बातों में से किसी राज्य का राज्यपाल अपने विवेकानुसार कार्य करता है। सेकंड है, भारत का राष्ट्रपति अपने आप किसी राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को भले ही वे संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा न भेजा गया हो अपने विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। देखो अगर आपने ये दोनों जो कथन है ये आपने यदि बेयर एक्ट पढ़ रखा है संविधान वाला, तो ये दोनों ही कथन बेयर एक्ट से उठाए हैं। यहाँ हमको याद रखना है कि ये जो अन्य कि राज्यपाल अपने जब भी हम राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों के बारे में पढ़ते हैं तो ऐसा पढ़ते हैं ना कि राज्यपाल की जो शक्तियां होती है वो जो है विवेकाधीन शक्तियां होती हैं, डिस्क्रिशनरी पावर होती है राज्यपाल के पास में। और वो जो होती है उसका आर्टिकल 163 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 163, उसमें इसका उल्लेख है। दूसरी बात है ये जो क्वेश्चन था ये है संविधान का अनुच्छेद 200 और 201 से संबंधित।
देखो याद रखना है आर्टिकल 200 क्या है। आर्टिकल 200 है संविधान का अनुच्छेद 200 और 201। ये 201 है विधेयक को आरक्षित करना, और ये आरक्षित करना, ये है आरक्षित विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति, जिसमें तीनों चीज आएंगे। राष्ट्रपति सहमति देता है, नहीं देता है, या पुनरुच्चार के लिए लौटा देता है। यहाँ याद रखना है, यहाँ राज्यपाल का आरक्षित कौन करता है? राज्यपाल। ये लाइन देखो, राष्ट्रपति अपने आप ही नहीं, राष्ट्रपति अपने आप ही नहीं, आरक्षित करने का जो काम है वो विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। लाइन देखो, ये आरक्षित करने का यहाँ राष्ट्रपति की जगह अगर राज्यपाल होता ना तब ये लाइन सही होती, तो ये लाइन तो गलत हो गई। आर्टिकल 200 में लिखी हुई है, इसको हम अभी चेक करेंगे। और ये आर्टिकल 163 में ही है, तो इसका आंसर राइट आंसर हुआ 1। देखते हैं हम, देखो ये लिखा हुआ है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, और ये है इस अपने विवेक अनुसार उन बातों को छोड़कर राज्यपाल अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता सलाह के लिए मंत्रिपरिषद, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। कोई प्रश्न, कोई ऐसा विषय है या नहीं जिसके संबंध में संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल को यह अपेक्षित है कि वे अपने विवेक अनुसार कार्य करे। देखो यही लाइन उठा के दी थी उसने, तो ये लाइन बिल्कुल सही हो गई। और इस प्रकार की जो न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी, ये भी एक आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, यही लाइन को फिर से दो सेकंड क्वेश्चन है आगे, उसको देखेंगे उसमें। तो ये देखो दोष है, राज्यपाल क्या करेगा यहाँ पर? विधेयक को आरक्षित करेगा। ये देखो आरक्षित विधेयक को राज्यपाल 200 में करेगा, और 201 में क्या करेगा? आरक्षित विधेयक पर राष्ट्रपति जो है उसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति देगा या नहीं देगा। ये दोनों हैं, ये 201 में है और ये 200 में आरक्षित करेगा। तो ये दोनों लाइन थी, तो उसका आंसर निकल लिया। आंसर क्या था? आंसर एक था उसका, ठीक है, ये सही था। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए, भारत के संविधान में उपबंध है। देखो ये क्वेश्चन तो इजी क्वेश्चनों में से था। भारत के संविधान किसके अधीन कथित राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक? क्या ये डीपीएसपी में है? ये जो डीपीएसपी पूछा है इन्होंने। हमारी जो कंपोजिट कल्चर है उसकी समृद्ध विरासत की को समझना, उसका रक्षा करना, ये मूल कर्तव्य है। कारखानों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन के लिए निषेध करना, ये मूल अधिकार है। देखो ये तीनों के चारों जो तीनों स्टेटमेंट है, ये देखते हैं। देखो तीनों स्टेटमेंट, कार्यपालिका राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना, कारखानों में नियोजन के 14 वर्ष से कम आयु को, ये देखो बिल्कुल लाइन की लाइन उठाया है। और ये हमारी है कंपोजिट कल्चर का, ये देखो ये रहा हमारी जो सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को समझने और संरक्षण करने, ये तीनों लाइन उठाई हुई है। तो हम जब भी पढ़ते हैं तो इस टाइप के सोर्स को आधार बनाकर पढ़ना चाहिए, और इसी आधार पर इसका आंसर क्या हुआ? जो तीनों लाइन है तीनों सही है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। ये देखो पांचवी अनुसूची और छठी अनुसूची, जब भी हम पांचवी अनुसूची पढ़ते हैं या छठी अनुसूची पढ़ें, तो दोनों को एक टेबल बनाकर अंतर याद करना चाहिए, क्योंकि जब भी वो पांचवी अनुसूची का क्वेश्चन पूछेगा तो वो छठी अनुसूची का ऑप्शन रखेगा वहां पर, और छठी अनुसूची का पूछेगा तो पांचवी अनुसूची का। देखो निम्नलिखित कचरों विचार कीजिए, पहले आपको इस पर ध्यान देना है। भारत के संविधान के संदर्भ में यदि पांचवी अनुसूची के अधीन किसी राज्य में कोई भी क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है, आपको एक क्वेश्चन दिए बना है कि अनुसूचित क्षेत्र घोषित करता कौन है। देखो पांचवी अनुसूची होती है ना, उसमें जो क्षेत्र होता है उसको क्षेत्र का नाम ही है अनुसूचित क्षेत्र, और छठी अनुसूची जो होती है उसका क्षेत्र का नाम ही है जनजातीय क्षेत्र। आपको बहुत सारे को तो ये भी पता नहीं है, पांचवी अनुसूची है उसके जो नाम होता है उसको बोलते हैं अनुसूचित क्षेत्र, और जो छठी अनुसूची होती है उसको बोलते हैं जनजातीय क्षेत्र। अब यहाँ पर इस क्षेत्र को घोषित कर दिया जाता है तो कौन करता है, यही भी आपको आना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ऐसे क्षेत्रों में राज्य सरकार अपनी कार्यपालिका शक्ति को खो देती है। देखो ये बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, और एक स्थानीय निकाय पूर्ण प्रशासन को ग्रहण कर लेता है। ये हमको देखो जब भी एक्सट्रीम वर्ड आए तो उसको निकालना है, पूर्ण प्रशासन, तो ये बिल्कुल गलत है। दूसरा है संघ की सरकार कतिपय परिस्थितियों में राज्यपाल की सिफारिश पर ऐसे क्षेत्रों के पूर्ण प्रशासन को अपने हाथों में ले सकती है। देखो फिर पूर्ण आ गया, तो ये दोनों ही पूर्ण पूर्ण एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। आंसर तो निकल गया, इसका आंसर क्या है? डी। लेकिन अब याद रखना है आपको कि ये इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं पांचवी और छठी अनुसूची के, हमको एक हल्का सा दोनों में अंतर याद होना चाहिए। और वो अंतर देख, वैसे तो ये देखो इसमें लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ना, इसकी घोषणा कौन करता है अनुसूचित क्षेत्रों में।
उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, जैसे मैं याद रखो कि ये है 5वीं अनुसूची और ये 6ठी अनुसूची। देखो नाम तो आपको पता है, इसका तो नाम है अनुसूचित क्षेत्र, इसका नाम है जनजातीय क्षेत्र। अब देखो, ये जो 5वीं अनुसूची है, ये 10 राज्यों में है, ये भी याद रखना आपको। दूसरी बात है कि यहाँ पर जो 5वीं अनुसूची होती है, इसके अंतर्गत जनजातीय क्षेत्र परिषद होती है, एक होती है जनजातीय परिषद, जनजातीय परिषद। देखो, और यहाँ पर होती है स्वायत्त जिला परिषद, स्वायत्त जिला परिषद, ये याद रखना आपको। एडीसी बोलते हैं उसको, एडीसी ऑटोनोमिक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। मेरा समझाने का मतलब यह है कि ये इसका नाम है जनजातीय क्षेत्र, और यहाँ जनजातीय परिषद यहाँ पर होती है, तो कभी ऑप्शन को इधर से उधर सेट कर देगा। और जो पेशा एक्ट है 1996 का, वो किससे संबंधित है? वो इसी से संबंधित है। दूसरा ये भी याद रखना है कि जो पेशा एक्ट है वो किस मंत्रालय के तहत आता है। अब लोग जनजातीय मंत्रालय में आंसर लगाएंगे, लेकिन पेशा एक्ट है वो है पंचायती राज मंत्रालय के तहत आता है। तो ये जो फैक्ट है आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये बाकी आप देख लेना, इसकी बहुत ही नॉर्मल सूचनाएं हैं। भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित विषय पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से किस से संबंध में संविधान संशोधन के लिए भारत के राष्ट्रपति को अनुमति के लिए विधेयक प्रस्तुत किए जाने से पूर्व कम से कम आधे राज्यों के, देखो आधे राज्यों के विधानमंडल का अनुसमर्थन है, जो 368, एक तो है 368 एक है 368 2। तभी भी आप इन दोनों को पढ़ते हो तो याद रखना कि जो आर्टिकल 368 है उसमें संविधान संशोधन है, उसमें आधे से अधिक राज्यों की सहमति तभी होगी जब हमारी जो फेडरल स्ट्रक्चर है, हमारा जो संघीय ढांचा है उस पर प्रहार हुआ हो। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में जो है उससे संबंधित है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां को यदि कम कर रहा हो, केंद्र राज्यों के बीच जो कार्यकारी शक्ति हैं उनसे संबंधित, केंद्र राज्यों के बीच विधायिका शक्ति है उससे संबंधित हो, और जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय होते हैं उनसे संबंधित, जैसे 7वीं अनुसूची में पावर ऑफ सेपरेशन है, शक्तियों का पृथक्करण, वो 7वीं अनुसूची में है। तो उसके अंतर्गत तो 7 से 8 पॉइंट है, वो याद होना चाहिए। जैसे 7वीं अनुसूची में संघ सूची, तो ये बिल्कुल सही है, किसी राज्य का कार्यपालक शक्ति का विस्तार, ये भी सही है। अब राज्यपाल के पद के लिए शर्त है, अब सोचो राज्यपाल का पद है, उसके पद है, उसके लिए क्या शर्त होंगी कि इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ेगी। ये तो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट भी था, इसको क्वेश्चन था, आंसर 3 गलत है इसमें, और 3 गलत है, तो आंसर 1 और 2 है। मैंने आपको जो पॉइंट बोले थे वो आपको याद रखना है। 368 में जो था विशेष और साधारण, देखो संसद के विशेष बहुमत और साधारण बहुमत द्वारा आधे राज्यों के अनुमोदन से, ये क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रक्रिया, केंद्र राज्यों का विस्तार, उच्चतम न्यायालय, मैंने अभी बोला, ये भी याद रखना, वस्तु और सेवा परिषद, संविधान संशोधन करने की शक्ति, केंद्र राज्यों के बीच विधायी शक्ति, 7वीं अनुसूची, और संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। देखो ये पॉइंट भी याद रखना है कि जो पार्लियामेंट होती है उसमें राज्य, किस राज्य का कितना प्रतिनिधित्व है, ये भी जो है हमारा 368 के तहत आता है। ये देखो विशेष बहुमत वाला है, इसमें तो देखो मौलिक अधिकार है, ईपीएस भी है, ये कुछ पॉइंट है इसमें, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य का राज्यपाल, जो अभी अपने राज्यपाल पढ़ा था उसके जो बेयर एक्ट में जो आपने देखा था ना, वो तीनों पॉइंट, ये जो 2-3 पॉइंट है ये वहाँ भी आपको मिल जाएंगे, इसलिए इसका मैंने स्रोत नहीं बताया आपको। किसी राज्य का राज्यपाल अपने पद की शक्ति और दायित्वों के प्रयोजन और निष्पादन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। आपने मैंने 163 के नीचे ही देखा था, ये लाइन लिखी हुई थी वहां पर, सही है। किसी राज्य के विरुद्ध, राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान कोई दंडिक कार्यवाही संस्थगित नहीं की जाएगी या जारी नहीं रखी जाएगी। मान लो किसी राज्यपाल है, वो अपने पद के जो है अपनी पदावधि के दौरान किसी को गोली मार दे या कोई भी ऐसा काम कर दे जो अपराध हो, उस दौरान उसको कोई दंडिक कार्रवाई नहीं दी जाएगी। ये उनको एक विशेष सुरक्षा दी हुई है जो 361 में है। ये तो अभी 163 में पढ़ा था आपने, 163 में अनुच्छेद, ये 361 में है। और किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य सदन के अंदर कही गई किसी भी विशेष बात के लिए न्यायालय में कार्रवाई की, देखो राज्य विधानमंडल, जब अपन पढ़ते हैं कि जो संसद है जो केंद्र स्तर पर, वो विधानमंडल है, वहां पर 105 विशेषाधिकार मिला हुआ आर्टिकल 105 के तहत,
उसी प्रकार 194 में इनको विशेष अधिकार मिला हुआ है कि ये संसद सदस्य जो है सदन के अंदर इनके द्वारा किसी भी बात के लिए कोई न्यायालय में कार्रवाई नहीं की जाएगी। तीनों लाइन सही है और ये इजी क्वेश्चन था और सब जगह ये क्वेश्चन था। देखो अभी जो बोला है वो लिख दिया आपको। 301, 2, 3 ये तीनों आपको याद रखना चाहिए। अरेस्ट नहीं कर सकता 300, ये देखो 363 के तहत अरेस्ट नहीं कर सकता। आपराधिक कार्यों से ये 361(2) में है। ये आपको जब भी देखो मेंस में यदि कोई क्वेश्चन आ जाए तो ये क्वेश्चनों को यदि आप आर्टिकल लिखेंगे तो नंबर बहुत अच्छे आएंगे एग्जाम में। सिविल कार्यवाही से संरक्षण ये 4 में, तो एक साथ ही 4 हुए। 4 में सिविल कार्यवाही से संरक्षण। आप मूल हेडिंग को याद रखेंगे तो इससे भी आंसर हो जाएगा। संसदीय विशेषाधिकार 105 और 194। लोकपाल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो ये क्वेश्चन जो था लोकपाल और लोकायुक्त है, ये जो है या फिर सिटीजन चार्टर है, ये हम मेंस में पढ़ते हैं। इसको प्रीलिम्स में कम ही पढ़ते हैं। लेकिन देखो ऑप्शन से एलिमिनेशन से कैसे आंसर हो रहा है। ये लोकपाल की शक्ति भारत के लोक सेवक पर प्रयुक्त होती है। जैसे आईएएस आईपीएस होते हैं लोक सेवक, उन पर प्रयुक्त होती है। किंतु भारत से बाहर पद स्थापित, जैसे आईएफएस भारत से बाहर नहीं होते, इंडियन फॉरेन विदेशी जो सर्विस होती है, भारतीय दूतावास में होती है, तो आईएफएस भारत से बाहर पद स्थापित भारतीय लोक सेवक पर प्रयुक्त नहीं होती। क्यों नहीं होती? आईएफएस पे भी लागू होती है ये लोकपाल की जो शर्तें। तो ये लाइन ही देखो गलत हो गई। दूसरा बात ये है कि मैं आपको एक ट्रिक्स बता रहा हूँ कि यदि कोई स्टेटमेंट एक बार पॉजिटिव बोल रहा है उसके बाद में किंतु लगाकर वो नेगेटिव बोल रहा है तो वो यूपीएससी का इतिहास में रेयर चांस में सही होता है। 99% वो स्टेटमेंट ही गलत होता है। यदि आपको पता नहीं हो इस स्टेटमेंट के बारे में तब भी आपको याद रखना है, अगर स्टेटमेंट ये एक बार पॉजिटिव स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट नेगेटिव है, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक स्टेटमेंट पॉजिटिव हो दूसरा स्टेटमेंट नेगेटिव हो? मतलब ये एज ए ट्रिक्स है यूपीएससी के पीवाई को सोल्व करने की। तो ये जो लाइन है ये क्या हुई? रॉन्ग है। और जब एक रॉन्ग है तो फिर आंसर तो नहीं आया अभी मेरा। फिर पढ़ते हैं। संसद का कोई सदस्य किसी राज्य या संघ या राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का कोई सदस्य इसका अध्यक्ष या सदस्य नहीं होगा और भारत का मुख्य न्यायमूर्ति चाहे वह पदधारी हो या सेवानिवृत्त हो इसका अध्यक्ष होगा। तीसरी लाइन पढ़ते हैं। इसका अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पद धारण करने की तारीख को देखो। इसके जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं इसमें 1+8 सदस्य होते हैं और इसके जो 50% सदस्य होते हैं वो तो न्यायपालिका से ही होते हैं। तो इसका जो बोला कि अध्यक्ष और सदस्य है वो तारीख न्यायपालिका में न्यायाधीश बनना है किसी को तो वो वैसे भी 45 साल की उम्र हो ही जाती है, तो 45 वर्ष से कम का तो व्यक्ति नहीं होगा। तो ये तो लाइन बिल्कुल ही सही है। लोकपाल भारत के पदासीन प्रधानमंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार के अभिकथनों की जांच नहीं कर सकता, ये भी बिल्कुल सही। देखो प्रधानमंत्री यदि जो सार्वजनिक व्यवस्था है या जो परमाणु सुरक्षा है या अंतरिक्ष से संबंधित ये कामों को यदि प्रधानमंत्री से संबंधित कोई काम है तब जांच नहीं हो सकती, लेकिन उसके बाकी कामों की तो जांच हो सकती है। तो ये लाइन बिल्कुल सही है। इसने क्वेश्चन जांच नहीं कर सकता। ये जो सेकंड स्टेटमेंट है इसको देखो, इसमें कुछ प्रॉब्लम है। संसद का कोई सदस्य किसी सदस्य, देखो ये क्वेश्चन दे, इसमें टाइपिंग में कोई प्रॉब्लम हुई है। मैं आपको क्वेश्चन बोल रहा हूँ दोबारा से, आपको सुनना है अच्छे से। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसकी जो टाइपिंग है उसमें सेकंड लाइन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई है। जो यूपीएससी की जो मेन क्वेश्चन था ये लाइन तो आपको पता है कि बिल्कुल ही गलत है। संसद का कोई सदस्य या किसी संघ या राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का कोई सदस्य इसका अध्यक्ष या सदस्य नहीं होगा। और देखो ये और के बाद में यहाँ पर जो एक लाइन मिक्स हो गई वो था केवल। तो आपको यहाँ पर एक यूपीएससी का मेन पेपर है उसमें देखना ओनली था यहाँ पर केवल। आपको ये ध्यान रखना टाइपिंग मिस्टेक हुई है कि ये एंड के बाद में यहाँ पर क्या था? केवल, ओनली था। अब पढ़ो उसके। और ओनली भारत का मुख्य न्यायमूर्ति चाहे वह पदाधिकारी हो या सेवानिवृत्त हो इसका अध्यक्ष होगा। देखो भारत का मुख्य न्यायमूर्ति चाहे वो पद पे हो चाहे वो रिटायरमेंट हो, इसके अध्यक्ष के पद के लिए शर्त केवल ये नहीं है कि केवल भारत का मुख्य न्यायमूर्ति हो, उसमें वो जो जो सुप्रीम कोर्ट के जो और जज हैं और जो जज हैं वो भी इसके अध्यक्ष हो सकते हैं। तो इसलिए ये लाइन गलत हो गई। ये देखो ना, आप थोड़ा स्टेटमेंट को देखना, ये थोड़ा टाइपिंग में है, ये भी लाइन गलत है। अब दो भी गलत है। अब हमारे सामने ये ऑप्शन आ गया, ये तो ये है या ये है। अब फिर से तीसरी लाइन को पढ़ते हैं हम। देखो ये तो कन्फर्म ही सही है। और ये क्या था? लोकपाल भारत के पदासीन प्रधानमंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार के कथनों की जांच नहीं कर सकता। बिल्कुल कर सकता है, अभी पढ़ा था मैंने
केवल वो उन्हीं चीजों पर नहीं कर सकता जो परमाणु ऊर्जा से संबंधित है या अंतरिक्ष से संबंधित है या कोई सुरक्षा या विदेश नीति से संबंधित है, उनकी जांच नहीं कर सकता, लेकिन कर सकता है। ये गलत हो। आंसर क्या हुआ इसका? एक आंसर। ये भी अच्छा क्वेश्चन था और इजी क्वेश्चनों में भी नहीं मान सकते, लेकिन इसका आंसर देते समय ऑप्शन एलिमिनेशन से इसका आंसर निकलना निकलना था। ये देखो, प्रधानमंत्री, संसद सदस्य, ये सब इसके केंद्र सरकार के अधिकारी शामिल होते हैं, चाहे भारत के बाहर काम कर रहे हो या अंदर हो। सार्वजनिक व्यवस्था, इस ये अपवाद है, अगर प्रधानमंत्री इनसे संबंधित तब वो जांच नहीं कर सकता। ठीक है। ये देखो, इसका कार्यकाल 5 वर्ष 70 वर्ष की आयु का है। चयन समिति में ये आप देख लेना, आधे से ज्यादा सदस्य इसके ऐसे होते हैं। ये पंचायती राज व्यवस्था क्वेश्चन था। देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें सभी राज्यों में विद्यमान होती हैं। इस क्वेश्चन को देखो बहुत सारे लोग जानते हुए भी गलत करके आए। क्यों गलत करके आए? पहले तो विचार करवा रहा है, उसके बाद में नीचे क्या पूछ रहा है? कथन सही नहीं है। अगर अब ये लाइन को पढ़ने के बाद में, ये स्टेटमेंट के बाद में अगर ये नहीं पढ़ा तो आंसर इसका कुछ और ही लगेगा। मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें सभी राज्यों में विद्यमान है। देखो, संविधान का जो आर्टिकल है 243 बी, उसमें ये लिखा हुआ है, अगर किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है, 20 लाख का मतलब 2 मिलियन से कम है, तो 20 लाख या उससे कम है, तो वहां पर इस प्रकार की मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों की जरूरत ही नहीं है। क्यों भी मतलब मैं खर्चा करिए यदि जनसंख्या 20 लाख है या उससे कम है, और ये बोल रहा है कि सभी राज्यों में विद्यमान है, तो ये लाइन तो बिल्कुल गलत हो गई। दूसरा है, मध्यवर्ती स्तर पर किसी पंचायतों में सदस्य होने हेतु पात्र होने के लिए किसी व्यक्ति की 30 वर्ष की नहीं 21 वर्ष की आयु चाहिए, ये भी गलत है। दो गलत हो गए। इसी राज्य का मुख्यमंत्री मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों की वित्तीय दशा के पुनरीक्षण के लिए और राज्य द्वारा उद्घृत करों और शुल्कों को निवल आगमन को मध्यवर्ती स्तर पर राज्य और पंचायतों के बीच वितरित करने की सिफारिश के लिए एक राज्य वित्त आयोग का एक आयोग का गठन करेगा। ये है राज्य वित्त आयोग। यहाँ क्वेश्चन ये हुआ है कि जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है, राज्य वित्त आयोग, इसका गठन कौन करेगा? आपको कभी लगता है कि राज्य वित्त आयोग का गठन ये करेगा वित्त मंत्री? मुख्यमंत्री? ये गलत हो गया। यहाँ ये इसी पर ध्यान रखना था कि राज्य वित्त आयोग है, उसका गठन कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। तो यहाँ पर राज्यपाल होना चाहिए, तो ये भी गलत है। क्वेश्चन पूछा है कौन सा सही नहीं है, तीनों सही नहीं है। अब देखो, इसको देखो, बेयर एक्ट में देखो, ये तीनों तीनों लाइन बिल्कुल वो डिक्टो लिखी हुई है। देखो, ये देखो, 243 बी में 20 लाख या उससे कम आबादी वाले राज्यों में मध्यवर्ती पंचायतों की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार सभी राज्यों में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें नहीं होंगी। हाँ, ये ध्यान रखना, अगर 500 व्यक्तियों की जनसंख्या वाले गांवों के लिए ग्राम स्तर पर एक पंचायतों की स्थापना का प्रावधान है, तो ये आपको अदर पॉइंट याद रखना है। पंचायतों के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष नहीं है, बल्कि कितनी है? 21 वर्ष है। ये राज्य वित्त आयोग का जो है राज्यपाल गठित करता है। वहां पर क्या था? मंत्री, मुख्यमंत्री था। तो ये भी गलत हो गया। 243 आई, ये सब बेयर एक्ट से उठाए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो नेक्स्ट 11 क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो, ये जो क्वेश्चन है क्षमा प्रदान संबंधित, आप ये देखो ना कि क्षमा, राष्ट्रपति की जो क्षमा प्रदान करने, क्षमा क्या होता है? क्षमा प्रदान करने की जो शक्ति है, क्षमा तो एक नैतिक मूल्य होता है ना। राष्ट्रपति का क्षमा प्रदान करने की जो शक्ति है, वो एक नैतिक मूल्य है। अब इसको ये कथन को पढ़ते हैं हम, राष्ट्रपति द्वारा इस शक्ति का प्रयोग सीमित न्यायिक पुनर्वलोकन के अधीन लाया गया है। देखो, जुडिशियल रिव्यू यहाँ पर है। मान लो राष्ट्रपति जी ने किसी को क्षमा कर दिया, 1 मिनट के लिए लगाओ कि राष्ट्रपति ने किसी सांसद या कोई जो है विधायिका के सदस्य है, उसको क्षमा कर दिया, जबकि वो क्षमा के पात्र नहीं था। तो एक केस आया था जो केहर सिंह केस था। उस केस में न्यायालय ने कहा था कि राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति है, क्योंकि क्षमा एक नैतिक मूल्य है, और उस नैतिक मूल्य है, वो क्षमादान है, वो किसको क्षमा किया जा रहा है? क्या वो जो है मतलब जिस व्यक्ति को रियल में आवश्यकता है उसको क्षमा किया जा रहा है, या फिर राष्ट्रपति जो है अपने जो संसद सदस्य है उन्हीं को ही क्षमा कर रहा है? तो इसके लिए हम जुडिशियल रिव्यू लेके आए थे, और वो केस था केहर सिंह केस। तो आपको यहाँ याद रखना है कि जुडिशियल जो है इसका न्यायिक पुनर्विलोकन। देखो, ये क्वेश्चन जब ये मेंस में पढ़ते हैं, हम लिखते नहीं है कि केस जो है सुप्रीम कोर्ट के केस बहुत सारे याद रखते हैं, तो वो तो याद है कि न्यायिक पुनर्विलोकन जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। पहला कथन सही है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग केंद्र सरकार की सलाह के बगैर कर सकता है। जो राष्ट्रपति है, यहाँ पर संसदीय व्यवस्था है भारत में, और संसदीय व्यवस्था में आर्टिकल 74 74 1 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की जो सलाह होती है उस पर बाध्य होता है। मतलब कोई भी काम करता है राष्ट्रपति, तो वो मंत्रिपरिषद की सलाह वहाँ पर जरूर होती है। और एक दो तीन केस भी आए थे
ये तो है ही है कि हमारी संसदीय व्यवस्था है, उसमें राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करता है। लेकिन एक मारू सिंह केस था, मारू सिंह केस, धनंजय, ये केस भी बहुत पढ़ते हैं हम, धनंजय चटर्जी केस था। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राष्ट्रपति जो है वो केंद्र सरकार की सलाह, मतलब मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करेगा। तो ये दोनों, ये लाइन क्या हो गई, गलत हो गई। तो इसका आंसर क्या हुआ? ठीक है, ये बाकी जो है आप पढ़ लो, एक्स्ट्रा सूचना है, इसको पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का विघटन होने पर, देखो विचार कीजिए, और लोकसभा का विघटन होने पर विघटन के पश्चात होने वाली लोकसभा के पहले अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा। सेकंड है, भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार लोकसभा का कोई सदस्य अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने पर अपनी राजनीतिक दल से तुरंत त्याग पत्र दे देगा। थर्ड है, लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है, किंतु कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को पारित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना दे। देखो सिंपल सी बात है कि जो लोकसभा का स्पीकर होता है वो लोकसभा के साथ साथ लोकसभा के सचिवालय होता है उसका भी अध्यक्ष होता है वो, क्योंकि उसी के अंडर में लोकसभा का सचिवालय जो है काम करता है। दूसरी बात यह है कि जो लोकसभा का जो स्पीकर है, जैसे लोकसभा का विघटन हुआ और उसके 1 या 2 दिन बाद, मुश्किल से 1 या 2 दिन बाद दूसरी लोकसभा चालू हो जाती है, तो जो लोकसभा, जितने भी जो वैसे भी संवैधानिक पोस्ट होते हैं, चाहे राज्यपाल का हो चाहे राष्ट्रपति का, ये तब तक जो है कार्य करते रहते हैं, तब तक कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आ जाए। तो यहाँ भी एक लोकसभा का विघटन होने के पश्चात पहले वाले लोकसभा के पहले अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा। ये तो लोकसभा के अध्यक्ष के लिए नहीं है, ये राज्यपाल के लिए, राष्ट्रपति के लिए, सबके लिए है ये, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, संविधान में। ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। अगर किसी ने पीवाईक्यू किए हैं पहले, तो ये पीवाईक्यू को आधार बना के बनाया है। जब भी क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय संविधान में लाभ का पद का विस्तार से परिभाषा दी हुई है, भारतीय संविधान के अनुसार जो बेसिक ढांचा है उसकी परिभाषा दी हुई है, देखो कितनी बात, जब भी भारत का संविधान के अनुसार पूछ ले तो आपके कान जो है ना खड़े हो जाने चाहिए। ये लाइन ही बहुत ही वो है, भारत के संविधान के अनुसार। अब देखो हर चीज तो भारत के संविधान में, आप कितनी सारी चीजों पढ़ते हो, बेयर एक्ट में पढ़ते हो या लक्ष्मीकांत पढ़ते हो, हर चीज भारतीय संविधान में डिफाइन भी नहीं है। तो मेरे जो है कि आप देखना कि कम से कम 10 क्वेश्चन ऐसे निकलेंगे जो भारतीय संविधान के अनुसार, ये लाइन आ गई कहीं भी एग्जाम में तो ये लाइन पूरी तरह से रॉन्ग है। ठीक है, अब ये आगे क्यों रॉन्ग है तो हम वैसे देखते हैं कि लोकसभा का कोई सदस्य अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने पर अपने राजनीतिक दल से तुरंत त्यागपत्र देखना, ये ब्रिटेन में व्यवस्था है, भारत में तो संविधान में ऐसे कोई व्यवस्था नहीं है। अगर ये क्वेश्चन होता कि ब्रिटेन के अनुसार, ब्रिटेन में जो लोकसभा के स्पीकर है कोई अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने पर अपने राजनीतिक दल से तुरंत त्यागपत्र देता है, जैसे अपने लोकसभा स्पीकर बिरला जी, ये क्या हुआ कि बीजेपी से चुनाव जीते और बीजेपी से ये अपने राजनीतिक दल से तुरंत त्यागपत्र, ये कहाँ त्यागपत्र देते हैं? वो अलग है कि ये निष्पक्षता से रूप कार्य करते हैं, इनको ऐसा जो मतलब निर्देश का पालन करना पड़ता है, लेकिन तो है अपने राजनीतिक दल से त्यागपत्र ब्रिटेन में देते हैं। तो ये कथन है भारत के संविधान में है ही नहीं कहीं। ठीक है, तो ये कहाँ पर, ये कथन किससे लिया है? ब्रिटेन के जो स्पीकर है उससे संबंधित है ये। तो 2 लाइन देखो, सेकंड स्टेटमेंट आंसर तो निकल गया, लेकिन तीसरी लाइन को पढ़ लेते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है, और वो 14 दिन का तो आपने पढ़ा ही होगा, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर 1 और 3। ठीक है, कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। और आपको ये भी याद रखना है, जहां जहां भी आप उठा के देखना, ऐसे 7 से 8 क्वेश्चन है यूपीएससी के पीवाईक्यू में। एक बार तो पूछा कि जो मैंने अभी बताया कि जो प्रॉफिट ऑफ जो लाभ का पद है उसका परिभाषा है संविधान में, संविधान में कोई परिभाषा नहीं है। दूसरी बार ये पूछा कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है, आधारभूत ढांचा है, उसकी परिभाषा है, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णयों में दिया हुआ ना। तो जब भी ये लाइन आती है ना संविधान में, तो थोड़ा सा एक्टिव होना है। ये आप देख लेना स्पीकर का। ये है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि कोई प्रश्न उठाता है कि लोकसभा का कोई सदस्य 10वीं अनुसूची के अधीन डिस्क्वालिफिकेशन, निरर्हता से ग्रस्त हो है या नहीं है, तब संघ की मंत्रिपरिषद की राय के अनुसार राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा। भारत के संविधान में शब्द राजनीतिक शब्द दल का कोई उल्लेख नहीं है। देखो फिर वही बात, जब भी भारत का संविधान में ये लाइन ही पूछे तो थोड़ा सा देख के आप निष्कर्ष निकालना है। वैसे आपको 2 चीजों को याद रखना है, एक है 10वीं अनुसूची, दूसरा है भारत के संविधान का अनुच्छेद 102। ये आपको दोनों एक साथ ध्यान रखना है। अगर किसी जो संसद सदस्य होते हैं या विधायिका के सदस्य, यदि उनका डिस्क्वालिफिकेशन 10th शेड्यूल के आधार पर हुआ है, तब तो उसको डिस्क्वालिफिकेशन करने का जो निर्णय है वो है लोकसभा स्पीकर का। ये आपको याद रखना है। ठीक है,
और याद रखना है, ये भी याद रखना है कि लोकसभा स्पीकर की जो पोस्ट होती है उसको, ये जो लोकसभा स्पीकर की जो पोस्ट होती है, इसको इसको भी याद रखना है। एक केस आया था, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, कि हो तो होलोहन केस, होलोहन केस। इस केस में न्यायालय ने ये कहा था कि जो लोकसभा का स्पीकर का जो पोस्ट है वो दो कार्य करता है, एक कार्य होता है न्यायिक कार्य और दूसरा कार्य होता है अर्ध न्यायिक कार्य। तो जो ये न्यायिक कार्य करता है, उन कार्यों की जो है सुप्रीम कोर्ट उन कार्यों का जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा है कि 102 के तहत यदि किसी संसद सदस्य का या राज्य विधानमंडल के सदस्य का डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है तो राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होता है, लेकिन चुनाव आयोग की अनुशंसा पर, चुनाव आयोग की अनुशंसा पर, आपको लिख लो इन बातों को कि चुनाव, तो ये ध्यान रखना जब भी कॉन्स्टिट्यूशन के 102 डिस्क्वालिफिकेशन क्या होता है, लाभ का पद के आधार पर। दूसरा अनसाउंड माइंड, तो ये आपको देखना है कि ये 2 3 4 पॉइंट है, वो 4 पॉइंट है, यदि वो हो गई तो राष्ट्रपति जो है चुनाव आयोग की अनुशंसा के आधार पर उसको डिस्क्वालिफिकेशन करेगा। अब ये देखो क्या लाइन है, यदि कोई प्रश्न उठता है लोकसभा का सदस्य 10वीं अनुसूची का अधीन डिस्क्वालिफिकेशन है यानी तब संघ की मंत्रिपरिषद की राय के अनुसार राष्ट्रपति का निर्णय होगा। ये राष्ट्रपति का निर्णय कब होता, जब यदि यहाँ पर ये आर्टिकल 102 होता, तब देखो दोनों चीजों को मिक्स कर दिया, तो ये गलत हो गया। भारत के संविधान में राजनीतिक दल का कोई उल्लेख नहीं था। देखो, जब 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 में 10th शेड्यूल को संविधान में शामिल किया गया था, तब तक तो राजनीतिक दल का उल्लेख नहीं था, लेकिन 10वीं अनुसूची में पॉलिटिकल पार्टियों का उल्लेख है। वैसे भी आपको थोड़ा सा याद रखना चाहिए, जो जो स्टूडेंट मेंस की अच्छी तैयारी करते हैं, जब भी हम पॉलिटिकल पार्टियों के बारे में पढ़ते हैं, तो जो पॉलिटिकल पार्टी हैं जनप्रतिनिधि अधिनियम, आपको आरपीए एक्ट पढ़ते हैं दो, आरपीए एक्ट 1950 और 1951, ये तो मेंस के बहुत ही मूल, मतलब हर बार क्वेश्चन आता है। और इसमें तो कितनी बार है राजनीतिक पार्टियां, और ये एक्ट है, ये संविधान की पार्टी तो है, तो ये तो वैसे भी राजनीतिक कोई उल्लेख नहीं है, तो ये भी गलत होगा। तो इसका आंसर क्या हुआ, डी। ठीक है, तो ये देख लेना, ये है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, पीवाईक्यू का सबसे अच्छा फायदा सब होता है जब स्टूडेंट एक एक पीवाईक्यू को बहुत ही बारीकी से करें। ये क्वेश्चन जो था 2020 या 19 का भूगोल में क्वेश्चन पूछा हुआ था, ज्योग्राफी का क्वेश्चन था, और यहाँ क्वेश्चन का दो ही चीज है, वो ये एक ही क्वेश्चन इसको बार बार पूछता है। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, देखो क्या क्वेश्चन था। संविधान ने संसद ने MMDR एक्ट 1957, ये भूलना नहीं है आपको। खान, इंग्लिश हिंदी में खान एवं खनिज विनिमय अधिनियम 1957 है, ये संसद ने एक एक्ट बना रखा है। और इस एक्ट के अंतर्गत दो चीजें हैं। इस एक्ट के अंतर्गत एक है जो गौण खनिज, गौण खनिज, ठीक है, और यह है मुख्य खनिज, जो बड़े होते हैं ना, मुख्य खनिज। ये याद रखना है कि जैसे मुख्य खनिज में क्या है, आयरन, स्टील, बॉक्साइट, कोयला, कोयला की जो भारत सरकार की नीति है, पॉलिसी है, ये सब क्या है, ये बिग मिनरल्स हैं, बड़े खनिज होते हैं। और ये जो मेजर, इनको बोलते हैं मेजर मिनरल्स, इंग्लिश में याद रखना। और ये है माइनर, MINOR, माइनर मिनरल्स। जब भी आप याद रखना है कि जो मेजर मिनरल्स हैं इन पर पूरी तरह से अधिकार, इस एक्ट में लिखा हुआ है, पार्लियामेंट के नया एक्ट पारित किया है, इसमें लिखा हुआ है कि इस पर पूर्ण अधिकार किसका है, केंद्र सरकार का। जबकि ये जो गौण खनिज है, अब आपको पूछे गौण खनिज कौन सा है, जैसे आपने बजरी देखी होगी, रेत है, बजरी है, स्टोन है, और ये ईंट है, भट्टी में जो काम चलता है, ये कौन से खनिज है, गौण खनिज या लघु खनिज। इसमें दो दो पेज हैं आप लोगों के सामने। पहला पेज ये है कि इसके अंतर्गत दो चीजों ध्यान देखनी है आपको। एक चीज तो ये है कि इसके अंतर्गत अधिसूचित है, अधिसूचना, अधिसूचित करना मतलब अब कौन सा खनिज है वो लघु गौण खनिज है या नहीं है, मतलब उसकी परिभाषा नोटिफाइड करना, ये कार्य है केंद्र सरकार का। और ये जो खनिज है, मतलब इसको नोटिफाइड कौन करेगा, केंद्र सरकार। लेकिन इनसे संबंधित जो गौण खनिज है, इनका जो नियम बनाने की शक्ति है, तो जो रूल्स बनाने की शक्ति है, नियम बनाने की शक्ति, वो है राज्य सरकार की। बस इतनी सी बात याद रखनी थी, इसके अलावा और कोई बात ही याद नहीं रखनी थी, कि दो चीजें हैं,
और ये भी याद रखना है, ये एमएमडीआर एक्ट है, 2015 में चेंज हुआ था। उसके जो रिकमेंडेशन हुआ था, तो वहाँ पर एक खनिज फाउंडेशन का निर्माण हुआ था, मिनरल माइन माइन फाउंडेशन। दूसरी बात ये है कि ये जो एक्ट है, इसके ये जो एक्ट है हमारा, ये हर बार इसमें से एक या दो तीन क्वेश्चन आते हैं, तो इसको पूरी तरह से एक बार थोड़ा विस्तार से पढ़ लो ना, क्या पता और भी कोई इसके अंदर, जैसे इसके प्रधानमंत्री खनिज कल्याण योजना इसी एक्ट से प्रेरित है, वो भी आपको याद रखना है। तो एक साथ ही 2 से 3 चीज है, वो आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन को देखो, भारत में राज्य सरकार के पास गौण खनिजों के निष्कासन के बारे में रियायत देने के लिए नियम बनाने की शक्ति नहीं है। देखो ये गलत हो गया, शक्ति है, भले ही ऐसे खनिज उनके अपने विभाग में अवस्थित हो। तो ये तो लाइन गलत होगी, नेगेटिव लाइन थी वैसे भी। भारत में केंद्र सरकार के पास प्रसंग गौण खनिजों को अधिसूचित करने की शक्ति है। तो ये देखो, नोटिफाइड करने का ये काम किसका है, और एक्ट में लिखा हुआ है ये है केंद्र सरकार के पास में। तो पहली लाइन ही गलत है, फर्स्ट कथन गलत है। देखो ये ऑप्शन नहीं है, फर्स्ट कथन फर्स्ट सही है, ये भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हुआ, डी। तो ऐसे आपको पीवाईक्यू से मदद मिलती है कि ये आपको जो लिखा हुआ है उसको मैं आपको समझा दिया, और आपको अच्छे से देख लेना है। ठीक है, तो ये शायद हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो आज क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, और धन्यवाद आप क्लास के लिए जो है इतना मतलब सुना आप लोगों ने, और नेक्स्ट क्लास जो है जल्दी आएगी।